नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी तक ये माना जा रहा था कि दिल्ली में आप और कांग्रेस एक दूसरे के वोट काटेंगे, लेकिन अब दोनों के बीच गठबंधन की तैयारी शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन में शामिल दो बड़ी पार्टियों की तरफ से कांग्रेस और आप के बीच समझौता कराने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश सफल होती भी दिखाई दे रही है। कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की बातचीत शुरू हो गई है। मामला सीटों के बंटवारे पर फंसा हुआ है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव वाला फॉर्मूला अपनाने की बात कही है, तो आप लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग फॉर्मूले की बात कह रही है और इसके लिए दिल्ली में पिछले 3 चुनावों के नतीजों को आधार बनाया जा रहा है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के नतीजे अलग अलग आए थे। ऐसे में खबर आ रही है कि कांग्रेस 30-40 का फॉर्मूला लेकर आई है, यानी 3 सीट कांग्रेस और 40 आप लड़ सकती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 और आपने दिल्ली की 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो दूसरी तरफ आप कांग्रेस को 8 से 10 सीटें ही देने को तैयार है। जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि अगर सीट बंटवारे पर दोनों ही दलों के बीच सहमति बन जाती है तो 15 जनवरी के आसपास इस गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी और आप चीफ अरविंद केजरीवाल दोनों ही गठबंधन के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी के निर्देश के बाद ही दिल्ली कांग्रेस यूनिट ने अब आपके खिलाफ अपने बयानों को लेकर नरमी दिखाना भी शुरू कर दिया है। अगर आप और कांग्रेस में गठबंधन हुआ तो बीजेपी के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। पहले से ही बीजेपी 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बड़े स्तर पर बीजेपी की तरफ से फर्जी वोट बनाने का खेल खेला जा रहा है। बीजेपी के जो सांसद और मंत्रियों के बंगले हैं, उनके पते पर वोट बनवाए गए हैं। बीजेपी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी घरों से 30-30 नए वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई। आम आदमी पार्टी ने इनकी बेईमानी पकड़ ली है और बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है। केजरीवाल के इस खुलासे के बाद बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही केजरीवाल ने रमेश बिधूड़ी पर भी तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हमारा सीएम उम्मीदवार कौन होगा सभी को पता है। आपने इसका ऐलान भी कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया था कि अरविंद केजरीवाल ही सीएम का चेहरा होंगे। बीजेपी का पता नहीं चल रहा है कि उसका सीएम फेस कौन होगा, लेकिन अब खबर मिल रही है कि बीजेपी की सीईसी की मीटिंग में तय हुआ है कि रमेश बिधूड़ी बीजेपी के सीएम उम्मीदवार होंगे। अगले 1-2 दिन में रमेश बिधूड़ी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं। मैं बिधूड़ी से आग्रह करता हूं कि वो दिल्ली वासियों को बताएं कि पिछले 10 सालों में बतौर सांसद उन्होंने क्या क्या किया है। वो अपना विजन बताएं कि दिल्ली के लोगों के लिए उनका क्या विजन है। जब उनके नाम का औपचारिक ऐलान हो जाए तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक दिन दिल्ली के लोगों के सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो भी सीएम का चेहरा होंगे, उनके बीच एक सार्वजनिक बहस होनी चाहिए। लोगों को तय करना है कि उनके लिए कौन सही है। मतदान से पहले सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निखिल कामत को दिए गए इंटरव्यू को लेकर कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत प्रचार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रियंका ने दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के जनसंपर्क यानी कि पीआर पर पर्याप्त धनराशि खर्च की गई है, जबकि सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करने में विफल रही है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी NTSE के निलंबन पर चिंता जताई, जो प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती थी। उन्होंने आगे कहा कि 1963 में शुरू की गई छात्रवृत्ति ने असंख्य बच्चों को अवसर प्रदान किए, लेकिन 3 सालों से इसे रोक दिया गया है। यानी कि विकास और जनता के मुद्दों को किनारे कर पीएम मोदी के प्रचार पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बता दें कि पीएम मोदी पॉडकास्ट में ये कहते सुने गए कि वो भगवान नहीं बल्कि आम इंसान है और उनसे गलतियां हो सकती हैं। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि खुद को गैर जैविक घोषित करने के बाद मोदी अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। यानी पीएम मोदी ने अपनी गलती मान ली है और इसके पीछे की वजह है लोकसभा चुनाव के नतीजे, जिन्होंने पीएम मोदी को अपनी गलती मानने पर और तेज है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार एनडीए सरकार पर हमलावर है और अब तेजस्वी यादव ने रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा सरकार चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में डीके टैक्स सिस्टम चल रहा है, राज्य में डीके टैक्स वसूली हो रही है, रिटायर्ड अधिकारी ही सब कुछ चला रहे हैं। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। बिहार में दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हो रही हैं। 2018 के बाद बिहार में सबसे बड़ा पद डीजीपी या फिर मुख्य सचिव का पद महज दिखावटी रह गया है।
बल्कि वो सजावट के लायक भी नहीं रह गया है। तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार में नीतीश कुमार का राज नहीं चल रहा है। राज्य में ना तो डीजीपी की चल रही है और ना ही मुख्य सचिव की चल रही है। मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो इनको बुलाते भी नहीं है। जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वही लोग बिहार को चला रहे हैं। बिहार में डीके टैक्स चल रहा है। पूरे तरीके से बिहार में वसूली, अधिकारियों की हेराफेरी और ट्रांसफर हो रहा है। जो काबिल अधिकारी हैं, जो परफॉर्मर हैं, चाहे वो आईएएस हो या फिर आईपीएस, ऐसे करीब 90% अधिकारियों को शंटिंग पोस्ट पर डाल दिया गया है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का इशारा बिहार के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार की तरफ है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दीपक कुमार नीतीश कुमार के पसंदीदा बने हुए हैं। कहीं भी जाते हैं तो दीपक कुमार साथ नजर आते हैं। बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और उससे पहले तेजस्वी का यह आरोप बीजेपी के लिए मुश्किल। शरद पवार ने बीते दिनों पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इसमें आरएसएस की तारीफ की। शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं जो हिंदुत्व संगठन की विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा दिखाते हैं और किसी भी कीमत पर अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। हमारे पास भी ऐसा काडर आधार होना चाहिए जो छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा फुले, BR अम्बेडकर और यशवंतराव चव्हाण की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हो। पवार ने संघ के काम करने के तरीके की तो तारीफ की, लेकिन उसकी विचारधारा पर हमला भी किया और कहा कि काडर ऐसा होना चाहिए जो दलित, वंचित और शोषितों के हक की आवाज उठाए। इससे पहले शरद पवार ने अपनी पार्टी को एकजुट करके महायुति गठबंधन को सख्त संदेश दिया था, जिसकी तरफ से शरद पवार की पार्टी में सेंधमारी की कोशिश हो रही थी और अब पवार की सक्रियता ने महायुति गठबंधन को चिंता में डाल दिया है। देवेंद्र फडणवीस के बयान भी बदलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फडणवीस को 5 साल पहले शरद पवार करारी मात दे चुके हैं, जब फडणवीस सीएम पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देने को मजबूर हो गए थे। फडणवीस ने शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा है और यह भी स्वीकार किया है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। दरअसल ये खबरें भी आ रही है कि अजित पवार और शरद गुट एक हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो अजित पवार एनडीए छोड़ सकते हैं और इसे लेकर बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। सरकार के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है। सरकार के विरोध में किसानों ने बीते दिन देश भर में प्रदर्शन किया और पीएम मोदी के पुतले फूके। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को रोकने के लिए बुलंदशहर और अलीगढ़ समेत कई जिलों में किसान नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, जिससे किसानों में आक्रोश बढ़ गया है। किसान नेताओं ने इसे लोकतंत्र का दमन बताया और चेतावनी दी कि अगर डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर कोई अनहोनी हुई तो पूरे देश में किसानों का इससे भी बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। बता दें कि पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। हाल ही में संयुक्त किसान मोर्चा ने डल्लेवाल से मुलाकात की। इसके बाद किसान नेताओं ने अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए सभी का सहयोग मांगा। 10 जनवरी को डल्लेवाल ने वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी मांगे माने तो मैं अनशन छोड़ दूंगा। अनशन करना कोई हमारा कारोबार तो नहीं है और ना ही हमारा शौक है, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से अब तक डल्लेवाल की मांगों को लेकर कोई जवाब सामने नहीं। के बाद से ही बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों में काफी तनाव देखा जा रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि बांग्लादेश अब सीधे सीधे युद्ध की धमकी भी दे रहा है। मोहम्मद यूनुस ने अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने को निर्देश दे दिए हैं। इस बीच भारत की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए बांग्लादेश सरकार को आमंत्रित किया गया। दरअसल भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के 150 साल पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में भारत ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसकी जानकारी देते हुए IMD के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि हमने उन सभी देशों से इस महोत्सव में शामिल होने को कहा है जो IMD की शुरुआत के वक्त यानी 150 साल पहले भारत का हिस्सा थे। इस सेमिनार के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के अधिकारियों को न्योता दिया गया है, लेकिन बांग्लादेश ने समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस इनकार के पीछे बांग्लादेश के अधिकारियों ने सरकारी खर्च पर गैर जरूरी विदेश यात्रा करने पर लगी पाबंदियों का हवाला दिया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि यह फैसला दोनों देशों के रिश्तों में तनाव के कारण लिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही इस आयोजन में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है। यानी आर्थिक तंगी से जूझते पाकिस्तान के लिए यह खर्च मुमकिन है, लेकिन बांग्लादेश ने इसे गैर जरूरी खर्च बताया है। ऐसे में दोनों देशों के रिश्तों में दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं।